जय हिंद सभी वर्दी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल डीके एजुकेशन लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये आपकी सीरीज चल रही है वर्दी का जुनून। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्पेशल यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल एंड यूपी होमगार्ड के लिए। यस, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है प्यारे साथियों? ये आपका पहला प्रश्न आपकी लोकोक्ति से है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? अभागा सुख से वंचित रह जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही और फेमस लोकोक्ति है। तो क्या है भाई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अंधा बतख कीचड़ खाए। यस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंधा बटेर कीचड़ खाए। या ऑप्शन नंबर सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। ऑप्शन नंबर डी, अंधा कबूतर कीचड़ खाए। अब बताइए प्यारे साथियों, भाई किससे प्रश्न है आपका? ये बहुत ही फेमस आपकी लोकोक्ति है, अंधा सुख से वंचित रह जाता है। चलिए भाई, और हाँ भाई, आज के प्रश्न आपके 32 हैं और आपको कमेंट करके बताना है तो आपके लास्ट में कितने सही हो रहे हैं। ओके, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। यस, तो क्या होगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। तो यस, ओके, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों भाई? अभागा सुख से वंचित रह जाता है। बिल्कुल भाई, अंधा बगुला कीचड़ खाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो प्रश्न में देख लीजिए। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गमन। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? चलिए देखिए प्यारे साथियों, आपको इसमें उपसर्ग का प्रयोग करते हुए गमन का विपरीतार्थक शब्द आपको बनाना है। तो गमन में यदि आप अनुगमन कर दोगे तो ये क्या विपरीत हो जाएगा? या आपका ऑप्शन नंबर बी उप हो जाएगा, आ होगा या प्रति होगा? चलिए भाई, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? भाई गमन यानी क्या होता है? जाना। और इसका विपरीत बनाने के लिए क्या होगा? गमन का विपरीत क्या होगा? उल्टा क्या होगा? आगमन होगा ना। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस किस का सही है कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? ध्यान रखना प्यारे प्यारे साथियों, आपसे किससे पूछ रहा है ये? संबंधवाचक सर्वनाम से। तो क्या होगा? कौन होगा, जो होगा, आपका होगा या कुछ होगा? अब बताइए भाई, संबंधवाचक सर्वनाम क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, कौन कौन आते हैं? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, बेसिक सा प्रश्न है। चलिए जल्दी बताइए, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भाई संबंधवाचक सर्वनाम के लिए जो कुछ, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? काफी बेसिक सा प्रश्न है। तो भाई कारक के 10 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं या 9 भेद होते हैं? चलिए प्यारे साथियों बताइए, भाई कारक के कितने भेद होते हैं? पढ़ा होगा, बेसिक सा प्रश्न है, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके 8 भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका होता है कर्ता कारक, उसके बाद होता है आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में आपका आता है संबोधन कारक। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? ये आपके 8 हो गए। तो कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। भाई इनसे प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। सबसे प्यारा प्रश्न आपका बनता है आपका अपादान कारक से और अधिकरण कारक से और संप्रदान कारक से, ठीक है, और कर्ता कारक से। मोस्टली आपके एग्जाम में 3 या 4 कारकों से प्रश्न बना लिए जाते हैं और सबसे बेसिक से हैं ये। आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा होगा, आपने देखा भी होगा। भाई वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। मिला आप लोगों को? ये बेसिक से प्रश्न है, ठीक है। राजा ने गरीबों में कंबल बांटे तो क्या हो गया? संप्रदान कारक। तो बेसिक सा है, कारक से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इनकी छोटी सी एक ट्रिक बना के ला दूंगा। फिलहाल अभी प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। अब भाई आप लोगों को तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं सब पता होंगे, तो आप उसको निकाल लीजिए और जो उनकी रचना नहीं है वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई,
टाइम मिलता है 30 सेकेंड। अब बताइए। पर देखिए, कवितावली तुलसीदास जी की है, बिल्कुल सही है भाई। रामचरितमानस भी है और विनय पत्रिका है। परंतु ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, खुमान रासो, ये भाई तुलसीदास जी की नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब ये बता दीजिए भाई, खुमान रासो किसकी रचना है? किस किस को पता है? जिस जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा और ईमानदारी से बताएगा, गलत नहीं बताना। भाई किसकी रचना है खुमान रासो? पढ़ा तो होगा है। ये किसकी है? ये दलपत विजय की है। पता चला आपको? ये किसकी है? ये दलपत दलपत विजय की है। राइट, ओके, यस। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर ए व बड़े ए का उच्चारण स्तर कौन सा होगा? चलिए प्यारे साथियों, ये देखिए आपके स्वरों के उच्चारण स्थान से आपका प्रश्न 1 या 2 नंबर का बनेगा ही बनेगा। तो डेली प्रैक्टिस सेट आपका लेके आ रहा हूँ, आपका रिवीजन सारा होगा। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कंठ ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दंतोष्ठ होगा या कंठ तालव्य होगा। अब बताइए भाई, स्वर ए व बड़ा ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा और किस से होगा? चलिए, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, या टोटल बताइएगा कितने सही किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत प्यारा प्रश्न है ये ठीक ठाक लेवल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या चराचर होगा, गोचर होगा, गो होगा या खीचर होगा? अब भाई किसके बारे में पूछ रहा है? स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब बताइए भाई, ठीक ठाक लेवल का प्रश्न बना, मजा आ गया। तो भाई किसका है ये? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए बी सी डी बताइए। ए इज राइट आंसर, ये चराचर का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। भीष्म शाहनी जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, या शिवमंगल सिंह शमन की है? अब बताइए भाई, भाई किसके बारे में पूछ रहा है? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसके बारे में पूछ रहा है प्यारे साथियों? ये आलोक पर्व की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब बताइए दोस्तों, आएगा मजा। यदि पढ़ा होगा तो पता चलेगा आपको। भाई किसने की थी ये? चलिए चलिए बताइए, ये की थी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, कौन बताएगा भाई कब की थी? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई, इनको ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। अब कब नवाजा गया था? इन्हें नवाजा गया था 1957 में। ठीक है, समझ में आ गया क्या मिला था ना? इन्हें मिला था पद्म भूषण। राइट, तो बेसिक सा फैक्ट था, इसको हमेशा याद रखिएगा, पूछ लेता है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। कब मिला था? 1973 में। ओके, अच्छा, अब इन्हें पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था? 1957 में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए फिर से आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से है प्रश्न। ये अरुण कमल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अलका शारांगी को दिया गया था, या मंगलेश डबराल को दिया गया था। अब बताइए भाई, 2002 की बात है, दो पंक्तियों के बीच कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे मिला था? बताइए प्यारे साथियों, पता हो कि नहीं? आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना है और ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो ये 2002 में कविता साहित्य दो पंक्तियों के बीच के लिए ये आपको राजेश जोशी जी को मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला आपका बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल टाइप का। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? भाई कोई भी बच्चा इसको, मेरा विद्यार्थी, भावी सैनिक, भावी जवान गलत नहीं करेगा।
नहीं तो सर बुरा मान जाएंगे। भाई स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है और 4 प्रकार की होती है। अब बताइए भाई, अब आपसे पूछ लिया है स्वर संधि के बारे में। यदि आपसे पूछता ना कि संधि कितने प्रकार की होती है, तब आप लगाते 2 आंसर। परंतु अभी आपसे पूछा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन बताएगा कि भाई कौन कौन प्रकार की होती है ये स्वर संधि? 5 प्रकार की पता है ना आपको? देखिए, पहले होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। समझ में आ गया होगा, बेसिक सा प्रश्न था ये। पर फिर भी बहुत से बच्चे ना इसमें 3 लगा के चले जाते। लगा के चले आते कि नहीं आते? बोले सर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हाँ, आपसे प्रश्न पूछा है स्वर संधि के बारे में, लेकिन हमारे बहुत से भावी विद्यार्थी ऐसे हैं कि 3 पे लगा के चले जाते राइट आंसर, पर वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भाई देखिए, आपके कारकों के प्रश्न बहुत भर भर के आपके मिलते हैं। भाई वह घर से बाहर गया तो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया या करण कारक हो गया? अब बताइए भाई। सेम वही प्रश्न है आपका। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो भाई अलग हो गया ना। तो वह घर से बाहर गया तो घर में था पहले, घर से बाहर चला गया तो बाहर हो गया ना। तो क्या आएगा प्यारे साथियों? अपादान कारक ही तो आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस किसने पकड़ा था इस प्रश्न को? अपने लिए ताली बजाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? अब बताओ भाई, ये भी काफी प्यारा प्रश्न पूछ लिया है। रूपाक्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिलोक होगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिदृश्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। त्रिचक्षु होगा। अब भाई त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। अब आपने को यदि त्र्यंबक के पर्यायवाची पत्ते होंगे तो आप सही कर जाओगे, नहीं तो ये ठीक ठाक लेवल का प्रश्न है। भाई गलत करोगे इसको आप सारे के सारे, मुझे पता है। बताऊं मैं आपको क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भाई त्रिलोक जो है ना, त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं होता। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आपको शुद्ध समझना है, पहले अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। भाई सारे सेम लग रहे हैं, परंतु आपको सही उत्तर बताना है। क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। भाई रामचरितमानस देखिए, ऊपर दोनों की तरफ में आपको कोमा लगा हुआ है, बिल्कुल, और एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों। ये आपको ना रसों से आपके भी प्रश्न आपके 100% सभी एग्जाम में आते हैं। चाहे आपका यूपी पुलिस एसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, होमगार्ड ले लो, या आपकी टीचिंग एग्जाम के अंदर में ले लो, सारे आपको मिलेंगे। भाई कितने प्रकार के रस होते हैं, कौन बताएगा मुझे कमेंट में? चलिए, और रसों के रचयिता कौन है ये भी बताना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर बी विभत्स रस होगा। ऑप्शन नंबर सी भयानक रस होगा। या ऑप्शन नंबर डी रौद्र रस होगा। अब भाई किसके बारे में पूछा है? निम्नलिखित में से किस रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है? अब भाई स्थायी भाव तो आपको पता चल गया, क्रोध किसका, किस रस का स्थायी भाव है? तो ये प्यारे साथियों आपके ऑप्शन नंबर डी रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रुतुषम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक ठाक लेवल का दे दिया है। भाई दिन या दिवस होगा, ऑप्शन नंबर बी। अपेक्षा या उपेक्षा होगा, ऑप्शन नंबर सी। संसार या जगत होगा, ऑप्शन नंबर डी। साम्य संधा होगा। चलिए भाई, श्रुतुषम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानो। पहचानो भाई कौन सा सही होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी? मेरे प्यारे साथियों गलत नहीं करेगा कोई भी। क्या है इसका सही आंसर? आपका टाइम हो गया क्लोज, इतना टाइम नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भाई अपेक्षा और उपेक्षा श्रुति सम के भिन्नार्थक शब्द जोड़े हैं।
पता चल गया आप लोगों को, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया है कि विदेशज होंगे, तत्सम होगा, तद्भव होगा या देशज होगा। परीक्षा शब्द का निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में आएगा? क्या देशज में आएगा, तत्सम में आएगा, तद्भव में आएगा या विदेशज में आएगा? अब बताओ प्यारे साथियों, बेसिक सा प्रश्न है। परीक्षा आपका तत्सम में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न है कर्म वाच्य में प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? विचार प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है? तो बेसिक सा प्रश्न है प्यारे साथियों। भाई कर्म वाच्य में कौन प्रधान होगा? आपका कर्म ही तो प्रधान होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस किस का सही है ईमानदारी से बताना। आपको आपकी वर्दी की सौगंध, कोई गलत नहीं करेगा। यदि आप लोगों ने बताया कि सर गलत कभी नहीं बताना, ठीक है, गलत हो रहे हैं तो गलत, ठीक है, परंतु झूठ नहीं बोलना। अगला प्रश्न है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए प्यारे साथियों, भाई चंद्रमा और ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, सौम होगा, द्विज होगा या वर्ण होगा? अब बताइए भाई, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बेसिक सा प्रश्न है, क्या होगा? बिल्कुल सही कहा लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी होगा सर कि ध्वज होगा। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई। भाई द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा? अब बताओ प्यारे साथियों, किसी ने गलत किया ना देख लेना फिर। कोई भी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को, ईमानदारी से सब लोग सही बताएंगे, ठीक है। चलो इसका समास विग्रह भी करके बताना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो भाई पंकज में आपका होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस किस का सही हुआ? अगला प्रश्न आपका भाई मुहावरे से आया, बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल प्रश्न है। आ बैल मुझे मार। अब बताओ भाई, बलशाली के सामने वीरता दिखाना होगा, ऑप्शन नंबर बी छेड़छाड़ करना होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना होगा या ऑप्शन नंबर डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। अरे भाई बहुत पारंपरिक आपकी कहावत मुहावरा है ये, आ बैल मुझे मार। तो क्या होगा? जानबूझ करके आफत में पड़ना या मुसीबत में डालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तो सही किया होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाई किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अरे किसके बारे में पूछ रहा है? ध्यान से समझना प्रश्न को। हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया। और तो बेसिक सा प्रश्न है ये। अरे क्या अर्धविराम होगा, अल्पविराम होगा या विवरण चिन्ह होगा या विस्मयादि बोधक होगा? भाई छोटा सा एक ट्रिकी दिमाग लगा के कि आप इसको बता दोगे। किसके बारे में पूछ रहा है? हर्ष होने पे वाह, शोक होने पे ओहो, घृणा छी, आश्चर्य जैसे भावों से तो क्या होता है? विस्मयादि बोधक होगा ना प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस किस का सही था? अपनी पीठ थपथपा लो, जिस बच्चे ने ये प्रश्न सही किया वो अपनी अपनी पीठ थपथपा लो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। स्थान होगा, यौवन होगा, निर्झर होगा या जीव होगा? तो भाई तद्भव शब्द पूछा है। कितने प्रकार के होते हैं? तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज, ठीक है। तो आपसे तद्भव पूछा है तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जीव होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? वाह बहुत प्यारा बना है प्रश्न ये आपका अलंकार से। अरे किसके बारे में पूछ रहा है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, उल्लेख है, उपमा है या रूपक है? उल्लेख नाम का कोई अलंकार तो होता नहीं, काट दो भाई इसको। अब आपके पास तीन बचे हैं, नवल सुंदर श्याम, तो क्या होगा? अरे भाई ये क्या होगा? सही जल्दी बताओ, लेट नहीं करेगा कोई। इसमें आपका उपमा अलंकार आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका खा, गा व फा ध्वनियां किस भाषा की हैं? चलिए भाई, अब ये हमारे हिंदी भाषा की तो है नहीं, पर इसको हम उपयोग में लाते हैं। क्या पूछ रहा है? खा हो गया, गा हो गया, फा हो गया। ये जो ध्वनियां हैं किस भाषा की हैं? गुजराती की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या बंगाली हैं? बेसिक सा प्रश्न है, पढ़ा होगा तो सही आंसर कर लोगे, नहीं तो मामला आप गड़बड़ कर सकते हो। गा और फा
और खा, ये जो आपकी ध्वनियां हैं ये आपकी अरबी फारसी भाषा की हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राइट। अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। अरे भाई, बम तो आपके ईरान में और इजराइल में फट रहे हैं, आप क्यों इस प्रश्न में बम फाड़ रहे हो सर जी? कोई बात नहीं भाई, ये तो प्रश्न आ गया है। अब भाई आप लोग भी तो पुलिसकर्मी बनोगे, तो आप लोगों को जो बम फाड़ोगे ट्रेनिंग में, तो आपको भी तो प्रैक्टिस अनुभव होगा ही ना। तो अभी इस प्रश्न से अनुभव ले लेते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय पूछ लिया भाई। अरे कारण बोधक अव्यय है, संकेत बोधक अव्यय है, या स्वरूप बोधक अव्यय है, या उद्देश्य बोधक है? तो बताइए भाई, ऐसा लगता है मानो बम फटा हो, तो आपका क्या होगा? स्वरूप बोधक अव्यय है, क्योंकि भाई उसे लग रहा है ऐसा, तो स्वरूप बना लिया उसने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिस जिस बच्चे ने ये प्रश्न सही किया, अपनी पीठ थपथपा लेना कि तैयारी ठीक चल रही है आपकी। और हाँ यार, सर इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, किसी ने लाइक तक नहीं किया, किसी ने सब्सक्राइब तक नहीं किया। अरे भाई, डिसलाइक करके चले जाओ भाई, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, फ्री का ज्ञान पचता नहीं है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। वाव। क्या उद्देश्य होगा, अध्यादेश होगा, या अधिनियम होगा, नियम होगा, या विनिमय होगा? अब बताइए प्यारे साथियों, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, ये आपकी होती है, कौन सी होती है? पता है? नहीं पता, गलत करोगे इस प्रश्न को। ये आपकी होती है विधान अधिनियम विधि, अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस किस का सही था, ईमानदारी से बताइएगा। अगला आपका वही विराम चिन्हों से है। तो विराम चिन्ह 11 या 12 हैं तुम्हारे टोटली, जो एग्जाम में ठीक ठाक पूछ ले जाते हैं। तो रट्टा मार लेना इनको। अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या होगा? ठीक है, अब बताओ, रट्टा मार लेना भाई, ये नंबर आपके जाने नहीं चाहिए। 3 नंबर मिलता है आपको एक प्रश्न से। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? कमेंट बॉक्स में बताना, गलत नहीं करेगा कोई भी। जो बच्चा गलत करेगा देखना। अर्धविराम चिन्ह का क्या है सूचक? भाई ऑप्शन नंबर बी है ना। ओके, और अल्प विराम का आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ध्यान देना, किसके बारे में पूछ रहा है? ये आपको अकर्मक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। भाई, राम मोहन को रुला रहा है, क्या इसमें अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मैं गेहूं पिसवाता हूं, ऑप्शन नंबर डी। श्याम निबंध लिखता है। अब बताओ भाई, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं हो रहा, तो भाई क्या होगा? देखो, राम मोहन को रुला रहा है, भाई कर्म कर रहा है वो, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। मैं हूं गेहूं पिसवा लाता हूं, ये सकर्मक क्रिया हो गई। श्याम निबंध लिखता है, तो ये आपकी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन आपकी अकर्मक क्रिया क्या हो गई? पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। चलो भाई, सूचियां दे रखी हैं भाई, सूची और रश्मि। ओके, किसके बारे में पूछ रहा है? सूची और सूची के बारे में पूछ रहा है। ये आपका प्रश्न यहां से होता है स्टार्ट, गड़बड़ नहीं करना। किसके बारे में पूछ रहा है? सूची और सूची के बारे में। सूची और रश्मि होगा, चाह हुआ या तालिका, ऑप्शन नंबर सी। शून्य तालिका होगा, ऑप्शन नंबर डी। पवित्र व रचना होगा। अब बताओ प्यारे साथियों, सूची और सूची क्या होगा इसका सही विकल्प? सूची का होगा आपका सुई, और सूची का होगा आपका तालिका। बिल्कुल, किस किस का सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई, जिस बच्चे का सही है अपनी कमर थपथपा लेना, तैयारी ठीक चल रही है आपकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ध्यान रखना भाई, किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह परिश्रमी भी है, बहुत बढ़िया। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्धि विद्यार्थी है। अब देखो, वह कैसा है? वह परिश्रमी भी है, देखो भी, ठीक है। और वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है। यहाँ पे लड़का कैसा है? विद्यार्थी है। वह कैसा? प्रबुद्धि विद्यार्थी, यहाँ पर प्रबुद्धि आ गई। तो ये आपके विशेषण लगे हुए हैं।
पर इसमें से आपको पूछा है कि जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है तो वह विद्यार्थी है। ये सिंपल सा हो गया, इसमें विशेषण नहीं है। यदि इसमें होता कि वह अच्छा विद्यार्थी है तब इसमें विशेषण हो जाता, परंतु इसमें विशेषण नहीं पूछा ना, तो वह विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस किसका सही है? जिसका सही है अपनी कमर थपथपाना। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है अन्य से अनन्या किसकी रचना है? भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पढ़ा होगा तो आप लोग कर दोगे, नहीं तो तुक्का नहीं चलेगा। अनन्या से अन्या से अनन्या भाई प्रभा खीतान की है, या मैत्रेय पुष्पा की है, या मृदुला गर्ग की है, या कृष्णा सोमवती की है? अब बताओ भाई, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? चलिए, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा इसको। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मना कर देना सर नहीं पता। ये आपकी प्रभु खेतान की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस किस को पता था? हाथ खड़ा करो। जिसको नहीं पता था वो भी कमेंट करना कि सर मुझे नहीं मालूम था। अब पता चल गया हुआ, रट्टा मान लेना, ये मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है आर्ध शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्ध शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? क्या मूर्ख होगा, पूजनीय होगा, रूप होगा, या पाप होगा? कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई भी मेरा भावी वर्दीधारी जवान गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। आर्ध शब्द का भिन्नार्थक शब्द क्या है? अब बताइए भाई। मूर्ख होगा, पूजनीय होगा, रूप होगा, पाप होगा। तो क्या होगा प्यारे साथियों? इसका होगा आपका पूजनीय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिसका सही था वो अपनी कमर थपथपा लीजिएगा। आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो क्लास को सबसे पहले तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसीलिए करो क्योंकि गुरु की दक्षिणा आप साथ के साथ हर टेस्ट में दे दिया करो, और दोस्तों को शेयर कर दिया करो। क्योंकि आपका एक तरफ से आप हिंदी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपकी हिंदी में से 75 में से 75 नंबर आपको मैं दिला के रहूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं और टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, बाय बाय।